चलिए, बुधवार की सुबह, मतलब इस टफ हफ्ते के अभी तो हम मिड पॉइंट पे आके पहुंचे, खड़े हुए। 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए, अपफ्रंट बता देता हूं। पहला तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट डे, अपने ओपिनियंस डे में हो सकता है टैरिफ रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट करेगा। हेडलाइन में आप समझ ही गए होंगे, कहीं जिक्र ही नहीं आया है। वो इंपॉर्टेंट था, इंतजार था, कुछ नहीं हुआ है। खैर, हॉर्माज से इस पे बातचीत चल रही होगी आगे। दूसरा, और शायद आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया भर की नजरें, इंक्लूडिंग यूएस वालों की खुद की भी होंगी, आज शाम भारतीय समय अनुसार 7 बजे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट में उनकी स्पीच शेड्यूल्ड है, उनका भाषण लाइंड अप है। यूएस वाले भी खुद जानना चाहेंगे उन पे कौन सी नई गाज गिरने वाली है। ये सारे दरवाजे बंद हो गए हैं क्या? ये वो कमला हैरिस, हिलरी क्लिंटन, ये सब गलती हो गई, ये वापस नहीं आ सकते हैं ना अभी? नहीं, अब अगर चुनाव में खड़े होना चाहे तो बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। 3 साल बाद। तीसरा, आज से, क्योंकि मैं कल सुबह कह रहा था आप लोग से, सेकेंड हाफ में रिजल्ट सीजन पिकअप करेगा, तो आज से अब रिजल्ट सीजन तीव्र गति से पिकअप हो रहा होगा। 2 निफ्टी की, डॉक्टर रेड्डीज और इटर्नल, और प्लस 8 और वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स हैं। जब इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा तो उसकी डिटेलिंग कर दूंगा आपके लिए। और चौथा, अब उसमें पता नहीं एजेंडा क्या है, तो उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं है, लेकिन आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की एक बैठक भी शेड्यूल्ड है, नजर तो उस पर भी होगी। आई एम श्योर थोड़ी देर में लक्ष्मण आपको बता ही देंगे लाइकली एजेंडा क्या हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, भाई साहब आज इस वेडनेसडे के सेशन की शुरुआत होगी 30-35 पॉइंट के स्लाइटली इन ग्रीन के साथ, तो कल के पेनफुल सेशन के साथ के बाद, कल क्या, इस हफ्ते के दोनों सेशंस दिक्कत भरे थे, उसके बाद थोड़ा बहुत 40 पॉइंट इन ग्रीन शायद हो सकता है। हम शुरुआत कर रहे हैं। लाइए भाई ग्लोब पर नजर का स्टिंग और दिखाइए ग्लोब का मूड। आज एक सैंडविच सेशन है, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में प्लेस्ड। गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा है वो हल्की हरियाली, एशिया का मूड नहीं सुधर रहा है, इनके लिए भी 3rd डे ऑन द ट्रॉट हो जाएगा, ये मूड बिगड़ा हुआ। हालांकि एशिया में कल भी दिक्कत थी हमारे साथ साथ, उसमें कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि टैरिफ का डर, वो बढ़ती ट्रेड वॉर के फियर्स, ईल्ड्स उछल रही थी यूएस से लेकर जापान तक सबकी, तो वो रिस्क ऑफ था। लेकिन भारतीय बाजार अपने एशियन पीयर से भी ज्यादा पिटे कल। हालांकि एशिया आज सुबह फिर दिक्कत में है। यूएस के क्यूज, हाँ, पढ़ने में ठीक है कि डाउ में 900 पॉइंट का दबाव था, लेकिन अब मोटा मोटी सब डाइजेस्ट करे हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर्स के तौर पे तब और अब, कल तो खैर पेन था। तीनों बेंचमार्क्स 1.25 से 2.25% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन है, कि एक दिन का दबाव था, शायद अब थमेंगे। और तब और अब की पहली प्लेट इंपॉर्टेंट है, जहां छोड़े थे हमने यूएस के फ्यूचर्स, मोटा मोटी उसी के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। तो इसलिए पैनिक मत करिए जब यूएस के मार्केट्स आप देख रहे हैं, हम उनका वो पेन डाइजेस्ट करे हुए हैं। फ्यूचर्स टू फ्यूचर्स कंपेयर कर दूं तो जस के तस खड़े हुए हैं, और यही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी आपको फ्लैट खुलने की तैयारी करा रहा है। लेकिन हुआ क्या क्या, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कल ऐसा क्या था जो नहीं गिरा? सोना चांदी छोड़कर, ऑफ कोर्स। डाउ, नैस्डैक, S&P 500 सब ग्रीनलैंड ने पूरी दुनिया को लाल कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो कल ये तो हुआ ही, डॉलर में गिरावट थी। विक्स जो है उनका, CBOE विक्स, जो कि अब जाकर के 20 के पार निकला है, नवंबर के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। बिटकॉइन 90,000 के नीचे है। जैसे आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाना था वो तो सुनाया नहीं। और बॉन्ड्स में कल दबाव देखने मिला। बॉन्ड्स में दबाव के वहाँ पे कई कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि कल डेनमार्क के पेंशन फंड ने ये घोषणा कर डाली कि उनकी जितनी भी US ट्रेजरीज है उस पोजीशन से वो एग्जिट कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। उन्होंने ये कह दिया। तो $100 मिलियन की उनकी वो पोजीशंस है, वो सारी की सारी वो एग्जिट कर जाएंगे। उनके जो CIO है, उनसे पूछा गया कि क्या ये ग्रीनलैंड के मसले को लेकर के ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। US की खस्ता फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए हमने ये कदम उठाया, क्योंकि हमें हमारी भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट करनी है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, उससे उनके फैसले को और बल मिला और आसानी हुई ये फैसला लेने में, कि भाई इस तरह की हरकतें अगर कर रहे हैं तो मे एज वेल कर ही लेते हैं। तो उस वजह से बॉन्ड्स में थोड़ा सा दबाव देखने मिला था। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कल वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे थे, तो प्रदर्शनकारियों के साथ वो खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह के दबाव में वो नहीं आने वाले हैं। ग्रीनलैंड को अपने फैसले लेने का अधिकार है, जो कि वो लेंगे।
और बातचीत, सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का वो पालन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ग्रीनलैंड को लेकर डटे हुए हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप किस हद तक जा सकते हैं ग्रीनलैंड को अक्वायर करने के लिए, तो उन्होंने कहा यू विल फाइंड आउट। कोई ऐसा क्लू नहीं दिया उन्होंने। काफ़ी सारी बैठकें आज ग्रीनलैंड के लिए शेड्यूल है। मेरा ये यकीन है कि सब सही हो जाएगा, ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा। और कल ट्रूथ सोशल पर दिन के वक्त वो एक के बाद एक ट्रूथ डाले जा रहे थे, जहाँ पर उन्होंने पहले तो यूके की आलोचना की कि एक आइलैंड है, चैगोस आइलैंड नाम की एक जगह है जो कि यूएस और यूके का एक मिलिट्री बेस है। उन्हें कहा कि जब ये मॉरिशस को ये कंट्रोल दे रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी वाला कदम है और ये एक बड़ा कारण है कि यूएस ग्रीनलैंड का जो है अधिग्रहण क्यों करना चाहता है। और मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, जो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस पे शामिल होने से मना कर दिया था, उनसे जब ये कहा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ज़्यादा देर तक राष्ट्रपति रहेंगे नहीं, और अगर उन्होंने ज़्यादा तूतू मैमे की तो उनके शैम्पेन और वाइन्स पर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, तो वो शामिल हो जाएंगे। CNBC को दिए हुए कल अपने एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि यूएस की लीडरशिप कैसी होती है, और जब यूरोप के देश स्कूल बना रहे थे हम दुनिया की रक्षा कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसको किस संदर्भ में लिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक स्ट्रैटेजी है ग्रीनलैंड को लेकर, आप उसे सुने, उसके बाद कोई फैसला ले। और उन्होंने भी ये कहा कि आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। एनालिस्ट की अगर माने तो एक तबका एनालिस्ट का ये मानकर चल रहा है कि अभी भी एक टाको ट्रेड होने के आसार है। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वो पीछे हट जाएंगे अपने इस कदम से। और एक तबका ये मान रहा है कि जिस तरह से वो डटे हुए हैं ग्रीनलैंड को लेकर के, और यूरोप भी जिस तरह से जो है सामने जवाब दे रहा है, ना कि सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो एक थोड़ी सी अनिश्चितता का समय आने वाले समय में आ सकता है। बोफा के फंड मैनेजर सर्वे में ये कहा गया कि मार्केट एक हाइपर बुल लेवल पर है। ये सर्वे ये ग्रीनलैंड के सारे मामले से पहले लिया गया था, और उसमें ये कहा गया है कि हेवन एसेट्स और अपने पोजीशंस को हेज करने की अब समय आ चुका है। और नेटफ्लिक्स के नतीजे ठीक ही थे, मतलब कोई कल ज़्यादा किसी ने कोई तूल दिया नहीं उस पर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि खर्चे उनके बढ़ने वाले हैं क्योंकि वो वार्नर ब्रदर्स का अधिग्रहण करेंगे, कंटेंट पर अपना स्पेंड्स बढ़ाएंगे, और उस वजह से वो अपने बायबैक्स को पॉज करने वाले। तो उस वजह से आफ्टर आवर्स में नेटफ्लिक्स के शेयरों में गिरावट थी। एक वजह ये भी थी बॉन्ड्स की कि कल क्यों गिरावट हुई, क्योंकि जापान के बॉन्ड्स में कल 30 और 40 वर्ष के जो बॉन्ड्स थे उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स ईच की तेज़ी देखने मिली थी, क्योंकि जो स्नैप पोल्स होने वाले हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर टैक्स ब्रेक्स देने वाली है, उस वजह से बॉन्ड्स में वहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है। लिहाजा यूएस के बॉन्ड्स में भी इफेक्ट देखने मिल रहा है। आज शाम को सबकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर होगी, बाजार की नजरें भी उसी पर है। बिल्कुल ठीक है, इंतजार रहेगा शाम 7 बजे दावोस में क्या स्पीच देते हैं भाई साहब। उसके बाद वैसे इंडस्ट्री क्या कहते हैं कॉर्पोरेट डेलीगेशन से मीटिंग भी है, जिसमें कई सारे इंडियन सीईओज भी शामिल होंगे। मेरे ख्याल से 7 कंपनीज के सीईओज को इन्वाइट किया गया है। TCS, इन्फी, विप्रो सब है। खैर, कल का सेशन ना ही दिखाएं तो बेहतर है, पर क्या करें, मजबूरी है। कहानी अब तक की समझेंगे नहीं तो आगे का कंटेक्स्ट रखना मुश्किल होगा। लाइए जरा इंट्राडे प्लीज स्क्रीन्स पर। कल सुबह गिफ्ट निफ्टी कह रहा था ऐसे ही कुछ हम फ्लैट खुलेंगे, जैसा आज भी हरियाली थोड़ी सी दिख रही है। कल भी ऐसे ही माइल्ड इन ग्रीन खुलने के इंडिकेशंस थे। संकेत ये कह रहे थे कि जो होना था वो परसों हो गया, कल के दिन थोड़ा सा सधा हुआ सा शायद रिस्पॉन्स होगा, पर पता नहीं कहां से वो एक माइकल जैक्सन का गाना है ना, ब्लड ऑन द डांस फ्लोर, वो बच गया। सेशन जैसे से प्रोग्रेस करा भाई साहब, संभलने का नाम नहीं। हर टिक के साथ दबाव गहराता ही चला गया। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, हमने शुरुआत करी थी 25,600 के करीब, 25,200 के नीचे स्लिप हुए, 25,200 की ट्रैजेक्टरी पर ही जाके सेशन की समाप्ति करी। और पेन था, सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड, और ब्रेथ 1:7 का रेशियो था। इस तरह की डिटोरिएटिंग ब्रेथ के साथ, ब्रेथ तो खैर मेरे ख्याल से अब 8-9 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, कंटिन्यूसली डिक्लाइंस के फेवर में ही जा रही है, तो मामला गड़बड़ा रहा है। ऐसे में अप्रोच क्या रखना है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का हो क्या रहा है? कल खूब एग्रेसिव नेट शॉर्ट्स खड़े कर दिए फिर से एफआईज ने। समझ लेते हैं सारी तस्वीर और समझ लेते हैं फिर ऐसे में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट और कुछ ट्रेड लेने के समीकरण बैठते नहीं बैठते। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, बाजार वीक था, कल भी वीक था, और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं था, एफआईएस हैवी कॉल राइटर्स थे, कोलैप्स था, शॉर्ट टर्म राइज की अप्रोच थी।
लेकिन इस प्रकार का डैमेज मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं सोचा होगा आशीष, और स्पेशली 371 से लेकर 171 तक का सफ़र, वो 2 बजे के आसपास, नहीं 2:30 बजे के आसपास, मतलब इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती आशीष, जितनी जल्दी ये बड़ा प्राइस डैमेज था 300 पॉइंट का, गजब था। अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग, है ना। कल के सेशन को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऊपर से कोलैप्स होना ये 100% श्योर था कि कोलैप्स होंगे। अब पिछले अगर आप 10 सेशन को देखें, स्पेशली डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर्ड बाय एफआईआईज, 586 क्या है उसको अगर आप थोड़ा सा डिकोड करें, कल सबसे ज़्यादा बिकी हुई थी एक्सपायरी डे के लिए 25,600 की कॉल। तो ऊपर से करवट लेना, ऊपर से घूमना, ऊपर से यूटर्न पॉसिबल था। सनराइज का व्यू था मेरा, घूमे भी आप। 25,500 का आपने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन इंटरडे में कल एक्सपायरी में 25,400 की पुट बिकी हुई थी, अच्छी तरीके से बिकी हुई थी, अच्छा आउटस्टैंडिंग वाइज था। तो वहाँ पे एक सेंस बन रहा था कि हम जो लास्ट जोन चुन के आए हैं 25,400 371, हम यहाँ से रिवर्सल ले लेंगे। लेकिन उसके बाद वो टूटा, कोलैप्स, यूएस फ्यूचर्स ने अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना आपको यहाँ ले आया। तो हुआ क्या कल कि इस एक्सपायरी डे के बेस के वायलेट होने के बाद जो निफ्टी का लो लगा है, दैट्स 171, इज ऑलमोस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लोडेड बाय एफआईआईज शॉर्ट। एक बार कल के स्टैट्स लेके आइए एफआईआईज के। ह्यूज कैश सेलिंग अंडरलाइंग में, यानी कैश में उनकी बहुत सेलिंग आशीष, 3,000 करोड़ रुपए की, 3,600 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। और लुक एट इंडेक्स, कल भी 1,500 करोड़ रुपए की इंडेक्स में सेलिंग हुई आशीष, 1,460 करोड़ रुपए की। और अब उनके नेट शॉर्ट, मतलब आप समझिए जो कल के शॉर्ट थे करीब 8522 शॉर्ट, नेट शॉर्ट अब हाईएस्ट हैं पोस्ट फरवरी, और मतलब लास्ट ईयर। अब हैं ये करीब करीब 2,01,567, ह्यूज शॉर्ट, और कोई कवरिंग नहीं आशीष। और पिछले अगर आप समझिए कि 7 जनवरी से तो ये शॉर्टिंग का क्रम ऐसा है कि नॉट अ सिंगल डे कोई विटनेस कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग। तो कंप्लीट प्राइस डैमेज एंड नोट कवरिंग व्हाटसएवर। लेके आइए आप प्लीज कॉलाइटस। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी आप 200 डेमा को छूते हैं इतनी तीव्रता से, तो कॉलाइटर नजदीक में नहीं होता है। कभी भी कॉलाइटर नजदीक नहीं खड़ा होगा, कॉलाइटर हमेशा जाके दूर खड़ा होगा। एंड स्पेशली जिस प्रकार का हमने सेशन कल देखा, क्योंकि एक स्लाइट पुल बैक पॉसिबल है, तो वो कॉल 25,400 की नहीं बेचेगा, 300 की नहीं बेचेगा, वो 25,500 पे अगर आप देखें कॉलाइटर खड़ा हो गया विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1 करोड़ ऑन न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट, और पुट्स में 25,000 पे कंसंट्रेशन है। सिंपली इसका मीन है कि स्लाइट पुल बैक पॉसिबल है, बट क्या हम पुल बैक पे अपना व्यू चेंज कर लें, क्या बायर बन जाए? नो, ऐसे कोई संकेत नहीं है। पिरामिड्स लेके आइए। ये जो बात मैं कह रहा हूं आपको कि आपने 371 तोड़ने के बाद, 400 तोड़ने के बाद जो वो 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट 1 मिनट में, 10 मिनट में सेल ऑफ देखा, उसके बाद कॉलाइटस थोड़ा सा ऊपर है, तो स्लाइट पुल बैक चांस बनेगा। मेरा व्यू क्या रहेगा? लेके आइए RS1। देखिए, थोड़ा सा अपने शॉर्ट्स के साथ अब थोड़ा सा तहजीब से पेश आइए। हम थोड़े से ओवरसोल्ड भी हैं, बट मोर और लेस 371 433 ये कल का लास्ट लेवल था जो मैं शॉर्ट के लिए लेके आया था। जब तक ये रीगेन नहीं करेंगे आशीष, हम स्केप्टिकल रहेंगे, सनराइज काम करेगा। और हाँ, अगर 371,543 निकल जाए, इन दैट केस अ स्लाइट पुल बैक टुवर्ड्स 512,564 और माइट बी 629, इंडेक्स न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, वहां तक पॉसिबल है। बट बिलो RS1 अ कोलैप्स इज पॉसिबल। और कहां, किसको टारगेट करना है? देखिए, निफ्टी की टेंडेंसी होती है टू सस्टेन बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉर क्वाइट सम टाइम। कुछ समय तक उसके नीचे टिकने की क्षमता ये रखता है, एंड स्पेशली जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है। और इन दैट केस अगर आप शॉर्ट करते हैं या फिर रखी हुई है और सनराइज रखते हैं RS1 के आसपास, तो आपको टारगेट करना है बेस 1 और बेस 2। बेस 2 क्या है? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग पुट राइटर जोन। यहां पे आके जरूर अपनी शॉर्ट्स को कवर करिएगा, क्योंकि ये वो मैक्सिमम लेवल है जो यहां से, जहां मैं बैठा हूं वहां से जो डेटा में दिखाई दे रहा है आशीष। बेस 2 निफ्टी बैंक, कल कोलैप्स ये भी हुआ, और सही मायने में निफ्टी बैंक ने 12 बजे से लेकर 1 बजे के आसपास ये इंडिकेशन फुल दे दिया था कि एक कोलैप्स सेकेंड हाफ में आ रहा है। आप उससे पूछेंगे क्यों? 59,500 का पुट राइटर कल 12 बजे ही एग्जिट करना शुरू कर गया था। लुक एट बैंक निफ्टी ऑप्शंस। अब ये नहीं, बैंक निफ्टी ये गलत है, डॉक्टर साहब हटा दीजिए इसको, यहाँ पे गलती से निफ्टी का लगा दिया ऑप्शन। तो कल 12 बजे के आसपास पुट राइटर्स ने एग्जिट करना शुरू कर दिया था 59,500 के, और 20 डे में टूटा। उसके बाद आप डे लो पे, हालांकि निफ्टी बैंक ने बहुत बड़ा डिफरेंशियल नहीं क्रिएट किया वर्सेस 20 डे में। लेके आइए लेवल्स। देखिए, जब तक 59,500 और पहले रेजिस्टेंस की पहली डिजिट
59,500 और 59,640 जब तक रीगेन नहीं होता स्केप्टिकल रहेगा, वीक रहेगा, डाउटफुल रहेगा। आप बताओ सेल राइज काम कर सकते हैं, बट क्या टारगेट करना है? टारगेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 59,000 ऑन द डाउन साइड, क्योंकि वहीं पे सबसे बड़े पुट राइटर्स बैंक निफ्टी में अलाइंड हैं। तो 59,000 या फिर बेस लेके आइएगा 58,810 अभी शॉर्ट ट्रेड पे सिर्फ वही विजिबल है। और दूसरी बात, इन एनी सर्कमस्टेंसेस बैंक निफ्टी 59,500 और 640 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे तो याद रखिएगा ये अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेगा। इन दैट केस अगेन 59,810 60,067 पॉसिबल है। आशीष। लीजिए भाई साहब, ये है आज के लिए मार्केट्स का अप्रोच। एक सरदर्द और बढ़ गया है, वो लेबर कोड के चलते सब आईटी कंपनीज में आपने एडजस्टमेंट्स देखे, रैलिस से लेकर वो विक्रम सोलर, सब के नंबर्स में लेबर कोड के एडजस्टमेंट्स हैं। तो आपका इवेंचुअली हुआ क्या, आपका ईपीएस इस बार गड़बड़ाया हुआ है। अब आप जस्टिफिकेशन देते रहिए। इस रिजल्ट सीजन में ईपीएस बड़ा तगड़ा झटका है जब आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का गणित कर रहे होंगे तो सब बहाने बनते चले जा रहे हैं। खैर, गावा सर के पास चला जाए। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी तो वीरू ने बता दी, पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कहाँ दाव लगाया जा सकता है, कहाँ कमाई की जा सकती है। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक वर्ड बोलूंगा पहले स्टॉक लेने से पहले। ट्रस्ट डेफिसिट का नाम वर्ड सुना था कुछ महीने पहले जब मोदी साहब यूएस नहीं गए थे। आज उसकी अहमियत नजर आती है। बिल्कुल, ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रेड डील होने के बाद भी बोलेंगे और टैरिफ लगाएंगे तो फिर डील करें। एक बार विश्वास उड़ जाता ना, फिर भरोसा लाना बहुत डिफिकल्ट है। ये नॉर्मली आम आदमी 1-to-1 फ्रेंड्स में भी होता है। तो ट्रस्ट डेफिसिट इज अ बिग थिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्टॉक में दो बातें हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। डर डर के दे रहा हूं लॉन्ग, वो है डालमिया भारत। यहां से एक अपमूव मिल सकता है कि लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन लगता है बाई मोड पर तो है डालमिया भारत, क्योंकि क्लोजिंग अच्छी है। क्लोजिंग हुई है करीब 2197 पर। मेरे ख्याल से डालमिया भारत 2250 तक जा सकता। अगर अपमूव मिला तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और स्टॉप होगा 2150। इतनी गिरावट के बाद यहाँ पर पड़ा हुआ तो शायद इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, लेकिन स्टॉक जो वीक नजर आता है ना, वो है औरोबिंदो फार्मा। यहां पर वीकनेस है। यहां पर जितनी अब औरोबिंदो फार्मा देखा जाए तो क्लोज हुआ है करीब 1140। इसमें सिर्फ 20 रुपए का स्टॉप लगाना है, 1160 का। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकता है 1100 तक के। यहाँ पर काफी वीकनेस है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर 1100 भी टूट जाए तो, लेकिन मार्केट वीक होगा तो ये ज्यादा टूटेगा, मार्केट लगा रहेगा तो डालमिया भारत ठीक रहेगा। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट सेफ बैट। पता नहीं मार्केट क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप की तरह। अगर मतलब ऐसा समझूं, अगर वीकनेस बढ़ रही है तो औरोबिंदो फार्मा एक बढ़िया सेल हो सकता है। अगर किस्मत अच्छी रही, रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होना शुरू हो तो डालमिया भारत पे दाव लगा लूं, ऐसा मानूं गावा सर? बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी ऑन बोथ द साइड्स। ठीक बात। मैं पूछना चाहता, आपने कहा था डर डर के, तो मतलब अब मैं समझ गया। अगर हरियाली तूल पकड़ रही होगी तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा होगा, दबाव आ रहा होगा तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा होगा। ऐसे समझ लीजिए आज के दो बढ़िया से ट्रेड्स। गाबा सर 8 बजे के पैनल में होंगे तो और भी अपन बातचीत करेंगे डिटेल में। लाइए भाई आशीष को स्क्रीन पे, क्योंकि आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज जान लिए जाए। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर आपको आज नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नतीजे में देख रहा हूँ, अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये लगभग तकरीबन ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक ये देखने को मिल रहा है, क्योंककि 2284 करोड़ ये एस्टिमेट था बाजार का। 2341 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मुनाफा के आंकड़े में देखें तो 654 करोड़ ये एक्सपेक्टेड था, 667 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगर आप देखें तो नतीजे नंबर्स के लिहाज से तो ऑलमोस्ट इनलाइन देखने को मिले, लेकिन इस क्वार्टर में खास बात यह है कि महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में जो एक्साइज ड्यूटी के बदलाव यहाँ पर देखने को मिले, प्राइस हाइक का एक इम्पैक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है ग्रोथ को लेकर। रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले 7% की बढ़त देखने को मिली है, बेटा 5% बढ़ा है, और मार्जिन्स आप देखें तो 16.8% के कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। वहीं बात करें सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स की, तो यहाँ पर मुनाफे में आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, बहुत ही कमज़ोर नतीजे देखने को मिले। मुनाफा ऑलमोस्ट 80% घट गया है, रेवेन्यू में 67% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। परसिस्टेंट सिस्टम ये थोड़ा सा चौंका सकता है, क्योंकि इसके नतीजों में इंटरनल्स आप देखें तो मार्केट को पसंद आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो मुनाफे का आंकड़ा है
ये करीब करीब 440 करोड़ के आसपास देखने को मिला। रेवेन्यू अच्छी है, एबिट मार्जिन्स 14.4% के किए हैं। हालांकि इस बार हमने देखा कि काफ़ी सारी आईटी कंपनीज के एबिट मार्जिन पर इम्पैक्ट है, लेकिन 14.4% के एबिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए, तो देखेंगे कि आज ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। रखिए स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया साहब होंगे। नीचे आप फ्लैशेस तो पढ़ ही रहे हैं, जलवे तो आजकल सिर्फ केडिया साहब के मार्केट के हैं, कमोडिटीज के। कमाई कैसे होगी इस मार्केट्स में, ब्रेक के उस पार जानेंगे। केडिया सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स तो पहले ही इंचअप कर गए थे वीकेंड डेवलपमेंट्स के बाद। वो सब हाई लेवल्स पे ही है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स हों, सब ऊपरी लेवल्स पे कंसोलिडेट करती हुई। केडिया सर जुड़ चुके हैं। पता है केडिया सर, कल किसी ने बड़ा अच्छा एक वो बाहुबली मूवी का एक सीन भेजा था, जिसमें वो सब गिरता जा रहा है, सारे स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब टूट रहे हैं हमारे। फिर एंड में बाहुबली आता है बचाने के लिए। बाहुबली क्या है, गोल्ड और सिल्वर की कीमतें, जिन्होंने पोर्टफोलियो को बचाया एंड में जाके हम सबके। वो बड़ा जिसने भी बनाया था बहुत ब्यूटीफुली लेकर रहे थे वो ग्राफिक्स उसके ऊपर। खैर केडिया सर, वेलकम ऑन द शो। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के प्रेफर्ड जो रहेंगे वो अगेन गोल्ड एंड सिल्वर ही है। जिस ढंग से ग्रीनलैंड को लेकर कंसर्न्स बढ़े हुए हैं, टैरिफ का टेंशन बढ़ा हुआ है, बैक टू बैक हम नए हाईज लगते हुए दिख रहे हैं। इंटरनेशनल में 4800 का लेवल भी ब्रीच कर चुका है गोल्ड, और चांदी 94 के करीब ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी कल भी तेजी रही है, आज भी लग रहा है मार्केट में मोमेंटम और वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है। ऐसे समय में थोड़ा सा कॉशियस है, बट आज भी इंटरडे में मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी पुल बैक 148 149 के आसपास गोल्ड में मिले लेके चलिए, 1,52,000 तक का इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहा है। जबकि चांदी के अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्गेस्ट कंटिन्यू रहेगी, जहां पे मुझे लगता है कि चांदी आने वाले टाइम में करीबन 3,28,000 तो इमीडिएट है, बट 3.5 लाख तक का लेवल, जो लगभग $100 तक का लेवल भी हम इजीली देख पाएंगे, चीजों से टेंशन चल रहे हैं। तो अच्छा, गोल्ड तो ठीक है क्योंकि खूब सारे सेंट्रल बैंक्स भी एग्रेसिवली परचेजिंग कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरीज को बेच रहे हैं, तो ये लग रहा है पैसा इधर ही आने वाला है। वो चांदी में समझ में नहीं आ रहा कब चलती बस से उतरना है। मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है, एसआईपीज कंटिन्यू कर रहे हैं, बस से उतरने का समय अभी नहीं आया ना केडिया सर, लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी। ये डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बिकॉज चांदी का जो इतिहास रहा है 1980 में भी ऐसा ही है। जब $50 से टूटता है तो सीधा जाके $8 पे रुकता है। 2011 में भी हमने देखा $50 से जब गिरावट आती है तो $12 तक आती है। तो बी कॉशियस, बिकॉज चांदी चंचल भी है, और खाली आज हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डिमांड के फॉर्मों पे मार्केट मूव हो रहा है। कहीं पे भी अगर फॉल बैक आता है तो काफी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। एज ऑफ नाउ लग रहा है जो सप्लाई स्क्वीज है वो टाइमिंग 100 से $116 तक के लेवल दिख रहे हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है पैब एक ऐसा मंथ होना चाहिए कि जहां पे ये फॉर्मों से निकलना। जिस ढंग से 2011 में मोमेंटम हमने देखा था, वैसा ही मोमेंटम अब दिखाई देने लग गया है। इसीलिए भाई साहब बहुत ध्यान रखना है, चांदी बड़ा रिस्की होता है, इसीलिए इसको डेविल्स मेटल भी कहते हैं भाई साहब, बहुत वॉलेटाइल हो जाती है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। खैर ये ट्रेड के समीकरण है, स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर है, चाहे सोना हो चांदी हो, आज भी खरीदना है। अजय सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई वेडनेसडे का दिन है, वो सैंडविच सेशन सामने खड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट आज शाम 7 बजे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की दावोस में वो स्पीच लाइंड अप है। आज सुबह 11 बजे हमारी कैबिनेट की बैठक है। नतीजों में निफ्टी के डॉक्टर रेड्डीज और इटर्नल के नंबर्स हैं, और वायदा के वो 8 नंबर्स बता देता हूं आपको। HPCL, बैंक ऑफ इंडिया, वारी एनर्जीज, ओरेकल फाइनेंशियल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, दालमिया भारत, KEI इंडस्ट्रीज और PNB हाउसिंग। कैश की लंबी लिस्ट छोड़ रहा हूं। एंजल वन का एक्स डिविडेंड 23 रुपए और ICICI प्रूडेंशियल AMC का 14 रुपीज 85 पैसे का एडजस्टमेंट आज हो रहा होगा। 5 पैसा की बोर्ड बैठक है, फंड रेजिंग है और इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज एजेंडे में है, तो जरा नजर रखेंगे आउटकम पे। पंजाब एंड सिंध बैंक आज शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले रहा होगा, QIP लाने की तैयारी 3,000 करोड़ रुपए तक के। वो IEX का एपलेट ट्राइब्यूनल में केस की हेयरिंग आज कंटिन्यू कर रही होगी। अमांगी मीडिया लैब्स की लिस्टिंग की तैयारी कर लीजिए। 361 रुपीज का इशू प्राइस, सक्सेसफुली 1800 करोड़ रुपए के करीब जुटा लिए हैं, और सब्सक्रिप्शन बढ़िया था, 30 गुना सब्सक्राइब हुआ था।
यूके का इन्फ्लेशन आना है, यूएस की रेड बुक का नंबर आना है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अपनी मंथली रिपोर्ट आज सामने रख रही होगी। यूएस सुप्रीम कोर्ट में फेड गवर्नर लीजा कुक को जो फायर करा था ट्रम्प साहब ने, उसके अगेंस्ट में सुनवाई के लिए आज, और उसमें सुनवाई में फेड चेयर जेरोम पावेल साहब भी प्रेजेंट होंगे कहा जा रहा है। शो कहते हैं अनयूजुअल शो ऑफ सपोर्ट है। क्रिकेट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आज पहला T20 शाम 7 बजे। और हाँ, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन, सब बाजार के मूड में सेलिब्रेशंस भूल रहे हैं आप लोग। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस की तैयारी हो रही है। आज से राष्ट्रपति भवन पब्लिक एक्सेस के लिए बंद हो जाएगा। रिपब्लिक डे परेड, बीटिंग द रिट्रीट, उसके बाद ही खुलेगा। फेस्टिविटीज की तैयारी करते रहिए, सब तो चलता है। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 45 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। खुलने देते हैं, देखते हैं मूड माहौल बनता कैसा है। कल एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में फिर आ गए, देखते हैं। मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा। मैस्टेक के नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। CNBC आवाज पे आज मैनेजमेंट भी होगा आगे। ब्रेक के उस पार टॉप 20। नमस्कार।